अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। पढ़ के आया है कुछ या कोई नहीं? इक्विवेलेंस रिलेशन हमने करना है, पेज नंबर है 202। इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं उन्हीं को हमने कंबाइन करना है इक्विवेलेंस रिलेशन में और पार्शियली ऑर्डरली सेट में। तो हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकती हैं। ठीक है, रिलेशन बता सकते हैं क्या होता है, व्हाट इज अ रिलेशन। मे भी आपका 7 से कॉलेज ओपन हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, ताकि आप कुछ पढ़ लें। रिलेशन बता सकते हैं क्या होता है? रिलेशन, व्हाट इज अ रिलेशन। अगर हमारे पास कोई सेट ए है, हमने उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, ए क्रॉस ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, सबसेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं, 2 की पावर n से। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनकी तादाद को काउंट कर लें, वो n हो जाएगा। 2 की पावर n हमारे पास पॉसिबल सबसेट बनेंगे। हर सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट एक रिलेशन होता है। ठीक है, हमने रिलेशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज को अगर हम कंबाइन कर लें तो ऐसा रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टीज हैं ये हम देखते हैं। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। ठीक है, जब भी आपने रिलेशन को डिफाइन करना है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, किसी भी तरह का हो, आपने उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे। रिलेशन R on a set A is called an equivalence relation if तीन property satisfy हो। कौन कौन सी? Relation is reflexive, it is symmetric and transitive। ठीक है, अगर कोई relation इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए,
ठीक है, एट अ टाइम एक रिलेशन इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाए। तीन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? पहली रिफ्लेक्सिव की है, दूसरी सिमेट्रिक है और थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो ऐसे रिलेशन को हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, two elements A and B that are related by an equivalence relation or called equivalent। अगर एलिमेंट्स की बात की जाए, रिलेशन हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। एलिमेंट्स जैसे ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स आप लिखते हैं, ऐसे दो एलिमेंट्स जो रिलेटेड हों, ठीक है, ए और बी के दरमियान अगर रिलेशन मौजूद है और वो रिलेशन इक्विवेलेंस का रिलेशन है, तो फिर एलिमेंट्स ए और बी क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं। हम रिलेशन के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, द नोटेशन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। वो जो अली मदा का मद होता है ना, वो वाला हमारा ये सिंबल है। ठीक है, ए इज रिलेटेड टू बी, लेकिन कौन सा रिलेशन है इस वक्त? इक्विवेलेंस का रिलेशन है, इसके लिए हम सिंबल यूज करें a is equivalent to b is often used to denote a and b are equivalent elements with respect to the particular equivalence relation। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल आपके सामने है कि A इज इक्विवेलेंट टू B। ठीक है, ये सिंबल यूज किया जाएगा, शो करेगा कि A और B जो दो एलिमेंट्स हैं वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। एलिमेंट्स ए और बी जो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट एलिमेंट्स। ठीक है, और इक्विवेलेंट के लिए सिंबल ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। ये तीनों रिलेशंस अगर किसी एक रिलेशन में सेटिस्फाई हो जाए, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। पहले हम ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, सिर्फ अब हमने इसे एक ही क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करना है, तीनों प्रॉपर्टीज को। कोई एक भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती तो फिर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहेगा। Example 1 है, let R be the relation on the set of real numbers such that A is related to B। A is related to B, इसका क्या मतलब है? A और B के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा है? R का रिलेशन है। ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसी सिंबल को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि A is related to B और A B ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है कहाँ से? रिलेशन R से। ठीक है, A B ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई है। आप एक ही चीज को दो तरह से लिख सकते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी और द ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। इफ एंड ओनली इफ क्या रिलेशन हमें डिफाइन है? ए डिफरेंस बी इज एन इंटीजर। अगर आप ए और बी को का डिफरेंस लें तो वो क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन? क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? ठीक है, क्या हमें रिलेशन गिवन है कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा अगर क्या कंडीशन है कि ए और बी का डिफरेंस एक इंटीजर आ जाए। ठीक है, ए और बी का डिफरेंस अगर हमारे पास एक इंटीजर आ जाता है तो आपने बताना है कि क्या ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है या नहीं बनता। ठीक है, अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन प्रॉपर्टीज हमें मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये रिलेशन इन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या करना होता है? ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स सेम लेने होते हैं। ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट सेम लेने होते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि 8 ए ऑर्डर पेयर ए। ठीक है, मुझे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखना ज़्यादा बेहतर दिखता है, आपको जैसे आसानी लगे वैसे लिखिएगा। ऑर्डर पेयर ए अगर बिलोंग करता है रिलेशन आर से, ठीक है, हमने लेट किया, इसका क्या मतलब है? दिस इम्प्लाइज डेट जो रिलेशन आपको डिफाइन है वो रिलेशन लिखें। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमने ए डिफरेंस ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए डिफरेंस ए। अब हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है, ए डिफरेंस ए का आंसर कितना आ रहा है? 0।
ठीक, ए डिफरेंस ए का आंसर 0 आ जाएगा। कोई भी इंटीजर हो, कोई भी रियल नंबर हो, किसी तरह का भी नंबर हो, आपके पास ए डिफरेंस ए का आंसर लाजमी तौर पर 0 के बराबर होगा। व्हाट इज 0? 0 इज एन इंटीजर। ठीक है, 0 जो है वो एक इंटीजर है। हमारे पास आंसर इंटीजर आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट क्या चीज आ गई कि ए लाजमी तौर पर रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर हमारे पास रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई क्योंकि ए डिफरेंस से लाजमी तौर पर 0 के बराबर आएगा। 0 एक इंटीजर है, हर रियल नंबर के लिए 0 एक इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, ए डिफरेंस ए 0 के बराबर है। देयरफॉर द ऑर्डर पेयर ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर से। यहाँ पर बी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर ए ही होगा। ठीक है, आप ठीक कर लें इसको, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है या नहीं करता। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है तो फिर लाजमी तौर पर बी ए को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब हम सिमेट्री के लिए क्या करेंगे कि लेट ए बी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग कर जाए कहाँ से, रिलेशन आर से। ठीक है, हमने लेट किया कि ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है। जब ये रिलेशन आर से बिलोंग करता है तो इसका क्या मतलब है कि ए डिफरेंस बी एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये हमें ये रिलेशन जो है ये गिवन है। ठीक है, ए बी रिलेशन आर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि ए और बी का डिफरेंस एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के सॉरी सिमेट्री के लिए हमने जस्ट ये करना होता है कि ऑर्डर पेयर के या जो हम रिलेशन लिख चुके हैं उसके हमने एलिमेंट्स को ऑल्टरनेट करना होता है। ठीक है, इनकी जगह चेंज करनी है। इधर हमने इनको ऑल्टरनेट किया तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हमारे पास आ रही है। इस तरह से अगर आप सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि लेट ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। रिलेशन इस वक्त हमें जो गिवन है वो हम रिलेशन लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हमारे पास आएगा कि ए और बी का डिफरेंस, ए डिफरेंस बी एक इंटीजर है। ठीक है, इज इक्वल टू एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो अब हमने इसी को क्या करना है, इसी के हमने एलिमेंट्स को आपस में ऑल्टरनेट करना है। अगर ए डिफरेंस भी एक इंटीजर है तो लाजमी तौर पर बी डिफरेंस से भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, 1 में से 2 को माइनस करें या 2 में से 1 को माइनस करें, दोनों सूत्रों में आपके पास आंसर एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इज एन इंटीजर। अगर बी डिफरेंस से हमारे पास इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि बी ए ऑर्डर पेयर बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर से। ठीक है, ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा था, इसी से हमारे पास ये कंडीशन आ रही है कि अब बी ए रिलेशन आर से बिलोंग कर जाएगा। बी ए बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर से। दिस इम्प्लाइज दैट रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा था, हमने इसको लिखा कि ए डिफरेंस भी एक इंटीजर है। ये चीज इम्प्लाई करती है कि बी डिफरेंस ए भी एक इंटीजर होगा। देयरफॉर द ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो आपने? नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिटिव हमने चेक करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन की थर्ड प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है, इसको हम चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है कि दो ऑर्डर पेयर लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक हमने ए बी ले लिया और दूसरा हमने बी सी ले लिया। ठीक है, ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है और बी सी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। अगर ए बी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ए डिफरेंस बी एक इंटीजर होगा। अगर बी सी रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि बी डिफरेंस सी एक इंटीजर है। ठीक है, जो रिलेशन आपको गिवन है वो रिलेशन आपने इन ऑर्डर पेयर्स के ऊपर अप्लाई कर देना है। ए बी से हमारे पास ए डिफरेंस बी एक इंटीजर आ जाएगा। बी सी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर बी सी इज एन इंटीजर। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों ऑर्डर पेयर से हमने ये बताना है कि क्या
यहाँ से लेना है ए और यहाँ से लेना है सी। क्या ए सी रिलेशन आर से बिलोंग करता है या नहीं करता? ठीक है, अगर ए सी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग कर सकता है तो फिर रिलेशन क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? ए डिफरेंस सी लिखेंगे। ठीक है, ए डिफरेंस सी, क्योंकि हमने ए सी को रिलेशन से बिलोंग कराना है। एसी को रिलेशन से बिलोंग कराने के लिए हमारे पास कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? ए डिफरेंस सी का एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। ए डिफरेंस सी को क्या हम लिख सकते हैं? ए डिफरेंस बी प्लस बी डिफरेंस सी। ठीक है, ए डिफरेंस सी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये भी एक इंटीजर है, ठीक है, और ये भी एक इंटीजर है। दोनों इंटीजर्स को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर में भी एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ए डिफरेंस सी, ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस सी का एडिशन है। ठीक है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। दो इंटीजर्स को ऐड किया तो आंसर में भी इंटीजर ही आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट द ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग कर जाएगा रिलेशन आर से। दस आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव बन गया। आर एक इक्वलेंस रिलेशन बन जाएगा क्योंकि आर ने तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लें क्लास। समझ लग गई है? प्रॉपर्टीज हम पहले पढ़ चुके हैं, सिर्फ अब आपने तीन प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि let R1 and R2 be the relations on the set equivalence का रिलेशन। इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आपको एक रिलेशन गिवन होता है और आपसे पूछा जाता है कि आप शो करें या बताएं कि क्या ये रिलेशन एक इक्वलेंस रिलेशन है या नहीं है। इसमें अब आपने इस चीज़ से नहीं घबराना कि आपको रिलेशन किस फॉर्म में गिवन है। ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ गिवन हो सकता है, या इसी सवाल को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर आपको सवाल किस तरह से गिवन होगा, उसमें ये यूँ गिवन होगा कि आपको आर गिवन होगा। ठीक है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि एक सेट की फॉर्म में आपको ये गिवन है कि ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग करता है रिलेशन आर से। ठीक है, किसी तरह से भी सवाल आ सकता है। इफ क्या कंडीशन है, या सच डैट का सिंबल लगा हो कि ए डिफरेंस बी एक इंटीजर है। ठीक है, इस फॉर्म में भी सवाल आ सकता है। ए बी इज इक्वल टू इंटीजर, या ए बी जो है वो सेट जेड से बिलोंग कर रहा है। दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, थोड़ा सा सवाल को समझने की पहले ज़रूरत है। आपने ए डिफरेंस बी एक इंटीजर लिखा हो, या ये लिखा हो कि ए डिफरेंस बी बिलोंग कर जाता है कहाँ से? सेट जेड से। दोनों ये एक ही बात है। ठीक है, या इस रिलेशन आर की जगह आपको यहाँ पर कोई डी लिखा हुआ नजर आ जाए। ठीक है, रिलेशन डी डिफाइन कर दिया हुआ हो, रिलेशन एल डिफाइन कर दिया हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम आपने वही करना है कि आपने बताना है कि रिलेशन क्या तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं करना। ठीक है, तो एक ही चीज को लिखने के मेथड डिफरेंट हो सकते हैं। तीनों से आपको फेमिलियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लेट R1 एंड R2 बी द रिलेशंस ऑन द सेट। सेट इज गिवन 1 2 3 4। सेट में 4 एलिमेंट्स हैं। दिस इज द सेट ए। ठीक है, where relations are defined R1 और R2। सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 की फॉर्म में है। रिलेशन के एलिमेंट्स लाजमी तौर पर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट है 1 2 2 1, सारे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ठीक है, R1 and R2 are given. Find R1 union R2, R1 intersection R2 difference, whether R1 union R2 is an equivalence relation। ठीक है, ये तो सिर्फ ये है कि सेट की यूनियन फाइंड करनी है, जैसे आप यूनियन फाइंड करते हैं। दो सेट्स हैं, उनकी इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। डिफरेंस ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। हमने इस वक्त ये देखना है कि क्या R1 यूनियन R2 एक इक्वलेंस रिलेशन आता है या नहीं आता। ठीक है, हमने सबसे पहले R1 यूनियन R2 कैलकुलेट कर लिया। R1 है हमारे पास, R2 है, इनका यूनियन कैलकुलेट कर लिया। हमने देखना है कि ये जो नया सेट हमारे पास आया है क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इक्वलेंस रिलेशन के साथ।
रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है कि सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, तो इन चारों एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ऑर्डर पेयर 1 1 होना चाहिए, इसी तरह से 2 2 होना चाहिए, मौजूद है, 3 3 है, 4 4 है, देयरफॉर R is रिफ्लेक्सिव। पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। नेक्स्ट हमने चेक करना है कि क्या रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ऑर्डर पेयर ए बी रिलेशन से बिलोंग करता है तो फिर बी ए को लाजमी तौर पर रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जब ऑर्डर पेयर इक्वलेंट हो, मतलब कि दोनों ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स अगर बराबर हो तो फिर हम इस चीज़ को चेक नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफरेंट है, जैसे कि 1 2 है, तो फिर 2 1 को रिलेशन में होना चाहिए। 1 2 रिलेशन में मौजूद है, 2 1 रिलेशन में मौजूद है, यहाँ तक ये हमारे पास सिमेट्रिक आया। अब हम इसको देखेंगे, 1 3 रिलेशन में मौजूद है। अब इसी का ऑल्टरनेट ऑर्डर पेयर कौन सा बनता है, 3 1 रिलेशन में मौजूद नहीं है। ठीक है, 1 3 रिलेशन में है लेकिन 3 1 रिलेशन में मौजूद नहीं है। देयरफॉर यहीं पर आपका ये खत्म हो गया, आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। जब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो फिर वो एक इक्वलेंस रिलेशन नहीं बन सकता है। ट्रांजिटिव को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था, देयरफॉर रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर हो गई ये बात? कुछ बोल दिया करें, ऐसे ना चुप करके बैठा करें। ठीक है, अच्छा जी, इस तरह की एग्जांपल्स भी आती हैं जिसमें हमारे पास रियल लाइफ से कोई एग्जांपल आ जाए, जैसे कि क्या है, वेदर द रिलेशन ए बी सच दैट A and B are the same age on the set of all people is an equivalence relation। ठीक है, क्या कंडीशन गिवन है, रिलेशन है हमारे पास एक इस तरह से कि ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन से बिलोंग करेगा। रिलेशन आप इस वक्त आ लिखना चाहें आ लिख लें क्योंकि रिलेशन के लिए कोई सिंबल नहीं यूज किया हुआ, आर डी एल जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ए बी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर से बिलोंग करेगा। क्या कंडीशन है कि ए और बी दोनों एलिमेंट की एज सेम है। ठीक है, ऑन द सेट ऑफ ऑल पीपल, इसका मतलब है कि जो सेट ए होता है वो इस वक्त हमें क्या डिफाइन है, इट इज़ द सेट ऑफ पीपल, और रिलेशन डिफाइन है कि वो तमाम एलिमेंट्स, वो तमाम लोग जिनकी एज सेम है। ठीक है, हमने चेक करना है कि क्या ये रिलेशन एक इक्वलेंस रिलेशन बनता है या नहीं बनता। इस तरह की इस तरह से क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे जिसमें होगा कि दे हैव द सेम बर्थडे या ए इज टॉलर देन बी, तो ये देखिएगा। ठीक है, लेट ए बी रिलेशन हमने डिफाइन किया, आर से हमने इसको डिनोट कर दिया, कोई सिंबल की वहाँ नहीं था, हमने आर लिख दिया है। लेट आर इज इक्वल टू वो तमाम ऑर्डर पेयर्स का सेट, उन तमाम ऑर्डर पेयर्स का सेट जिसमें ए और बी की एज सेम है। ठीक है, हमने चेक करना है कि क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों एलिमेंट को सेम कर देंगे। ए बिलोंग करेगा आर से, जाहिर सी बात है एक ही शख्स है, हमने एलिमेंट को सेम कर दिया, इसका मतलब है कि एक ही कोई शख्स है। ठीक है, वन पर्सन है, वन पर्सन की हमने क्या कंपैरिजन करना है, वन पर्सन का उसी के साथ क्या कंपैरिजन करेंगे, दे हैव द सेम एज। ठीक है, एक ही शख्स है, उसकी एज ने सेम ही रहना है एट द टाइम, तो ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। इट इज़ अ ट्रिवियल केस, हमें इसको देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक ही पर्सन की इस वक्त बात कर रहे हैं और वो पर्सन अपनी एज अपने ही साथ सेम रखेगा। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे कि लेट ए बी बिलोंग करता है रिलेशन आर से, इसका क्या मतलब है कि ए एंड बी आर द सेम एज, ए एंड बी की एज जो है वो सेम हो जाती है। हमने अब क्या करना है, बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है, हमने इसको ऑल्टरनेट करके देखना है सिमेट्री के लिए। ठीक है, हम अब देख सकते हैं कि बी को पहले लिखें और ए को बाद में लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी एज फिर भी सेम ही रहेगी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट बी एंड ए आर द सेम एज। जब बी को हमने पहले लिखा है और ए को बाद में लिखा है तो यहाँ से हमारे पास जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बी ए ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, इस कंडीशन के साथ हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आएगा
वो बी ए ऑर्डर पेयर आएगा। बी ए ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर बी ए बिलोंग कर जाएगा आर से। दिस शोज दैट आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमने आना है किस पर, ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव के लिए हमें दो ऑर्डर पेयर लेने हैं। कौन कौन से, हमने एक ए बी ले लिया है और एक बी सी ले लिया है। जब हमने ए बी लिया तो इसका मतलब है कि ए बी की एज सेम है। जब हमने बी सी लिया तो इसका मतलब है कि बी और सी इन दोनों की एज क्या है, सेम है। अब इन दोनों से हमने करना क्या है, हमने ए और सी को चेक करना है। ठीक है, ये दरमियान वाला जो बी है जो दोनों में है इसको हमने छोड़ देना है। हमने ए और सी को चेक करना है। तो हम देखते हैं कि अगर ए बी की एज सेम है, बी और सी की एज सेम है, तो जाहिरी तौर पर ए और सी की सेम एज होगी। ठीक है, A and B are the same age and B and C are the same age, hence A and C are of the same age। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास क्या आ जाएगा इससे कि A और C ऑर्डर पेयर रिलेशन R से बिलोंग कर जाएगा, therefore R is transitive। R ने तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R is an equivalence relation। ठीक, कुछ पूछना है? कुछ नहीं, या तो सब समझ आ रही है तो या कुछ समझ नहीं आ रही आप लोगों को। क्या बता दें, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको डिस्कस कर लेंगे, पूछना हो। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो बहुत सवाल बार बार पूछा जाता है पास पेपर अगर आप देखते हैं तो इसमें ये काफी दफा पूछा जाता है कि आप एक रिलेशन से डिफाइन करें। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन लिखें जो क्या हो, जो रिफ्लेक्सिव हो जाए या जो इक्वलेंस रिलेशन बन जाए। इसी तरह से भी आपको सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। ऐसा रिलेशन लिखें, इस वक्त हमें एक सेट गिवन है और हमें ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा रिलेशन लिखें जो एक इक्वलेंस रिलेशन है। ठीक है, डिफाइन एन इक्वलेंस रिलेशन, राइट एनी इक्वलेंस रिलेशन डिफाइन ऑन अ सेट 1 2 3 4। सेट है ए 1 2 3 4 का, इसके ऊपर हमने कोई सा भी एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जो कि इक्वलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब चूंकि सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से 16 एलिमेंट्स आ जाएंगे। और रिलेशंस की तादाद कितनी आएगी, रिलेशंस की तादाद आ सकती है 2 रेज़ द पावर 16। तो काफ़ी सारे रिलेशन जो हैं वो इस सेट के ऊपर लिखे जा सकते हैं। 2 पावर 16 रिलेशन इस सेट के ऊपर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ए में, सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 4। ठीक है, ए में एलिमेंट्स की तादाद 4 है। ठीक, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सेट ए में एलिमेंट्स की तादाद 4 है। इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स की तादाद कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस ए। ए में एलिमेंट्स हमारे पास 4 हैं, दूसरे में भी 4 हैं, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 से हमारे पास 16 आ जाएगा। सॉरी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, 16 आ गया। और जब ये हमारे पास 16 आया तो रिलेशंस कितने आएंगे, 2 पावर 16। 2 पावर 16 हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर सबसेट एक रिलेशन है। आपने वो रिलेशन उसमें से लिखना है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपने वो रिलेशन लिखना है जो एक इक्वलेंस रिलेशन हो। ठीक है, एक बहुत आसान तरीका है, अगर आपको कुछ और रिलेशन समझ नहीं आ रहा तो बहुत आसान तरीका है कि आप एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दें। वो रिलेशन कौन सा है जिसमें 1 1 आ रहा हो, 2 2 आ रहा हो, 3 3 एंड 4 4। इन 4 एलिमेंट्स के साथ, सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, 4 ही ऑर्डर पेयर इनके लिए लिख दें, 1 1 2 2 3 3 और 4 4। ये रिलेशन लाजमी तौर पर एक इक्वलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऐसा रिलेशन आप डिफाइन कर दें, बहुत आसान रहता है इसको लिखना। R इज इक्वल टू जितने सेट में एलिमेंट्स हैं उनके लिए आप ऑर्डर पेयर वही वाले लिखते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। एक ट्रिवियल केस है ये रिलेशन हमेशा एक
इक्वलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इसके अलावा भी रिलेशंस लिख सकते हैं। ठीक, 2 पावर 16 में से काफ़ी सारे रिलेशन ऐसे होंगे जो इक्वलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले इन्होंने लिखा बुक में इस तरह से है कि सेट है ए, उसके लिए पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। ठीक है, लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लिखें, अदरवाइज आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, उसके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमने इसमें से ये एक एक अभी मैंने आपको बताया कि आप 1 1 2 2 3 3 4 4 ये रिलेशन लिख दें, या ये जो पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है ये भी एक सबसेट ही है ए क्रॉस ए का। ठीक है, ये सबसेट ये भी लाजमी तौर पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ए क्रॉस ए एक रिलेशन है, इसी तरह से ए क्रॉस ए का हर सबसेट एक रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम इक्विवेलेंस रिलेशन लिखना चाहते हैं, इसलिए ये जो पूरा आपके पास ए क्रॉस ए आया है ये भी लाजमी तौर पर क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। इनके अलावा भी आप रिलेशन लिख सकते हैं, जैसे कि ये डिफाइन किया हुआ है। पहली बात, रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए लाजमी कंडीशन है कि अगर सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है तो 1 1 मौजूद हो। ठीक है, इनमें से हम कोई भी स्किप नहीं कर सकते। 1 1 रिलेशन में हो, 2 2 रिलेशन में हो, इसी तरह से 3 3 रिलेशन में मौजूद हो, और इसी तरह से 4 4 रिलेशन में मौजूद हो। ये 4 एलिमेंट स्किप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा अगर हम कुछ और ऑर्डर पर लिखना चाहें, जैसे कि 1 2 लिया हुआ है, ठीक, 1 2 अगर हमने रिलेशन में लिखा है तो फिर 2 1 को रिलेशन में होना चाहिए। अगर हमने 1 2 यहाँ से सिलेक्ट किया है तो फिर 2 1 को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने 1 4 को रिलेशन में लिया है तो इसी का ऑल्टरनेट 4 1 रिलेशन में मौजूद होगा। ठीक है, इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, आप 2 3 लेते हैं तो 3 2 को भी आप रिलेशन के अंदर लिख देंगे। 1 2 इन्होंने लिया, 1 4 लिया, 1 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 1 लिया। ठीक है, फिर इसके बाद 1 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 1 ले लिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2 4। 2 4 अगर लिया है तो लाजमी तौर पर 4 2 को रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, 4 2। इसी तरह से एक और रिलेशन 3 3 तो पहले से ही था, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 2 ये भी होना चाहिए, 4 4 ये भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से 1 1 2 2 3 3 4 4 ये 4 लाजमी तौर पर मौजूद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन चारों एलिमेंट के साथ ही हमारे पास सेट है। इसके अलावा अगर आप ऐसे एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे एलिमेंट रिलेशन में ले रहे हैं जिनके ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं हैं, जैसे कि 1 2 आपने लिया है तो फिर आपको लाजमी तौर पर 2 1 को रिलेशन में लेना होगा। ठीक है, अगर आप 1 3 लेते हैं तो लाजमी तौर पर 3 1 को रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी से एक सिलेक्ट कर लें। 1 2 अगर आप अपनी मर्जी से लेंगे तो फिर आपको 2 1 कंपल्सरी है कि आप 2 1 लें। इसी तरह से अगर आप 3 2 लेते हैं या 2 3 लेते हैं तो लाजमी तौर पर 3 2 को मौजूद होना चाहिए। ऐसा अगर आप एक रिलेशन लिख देते हैं तो वो रिलेशन हमारे पास कैसा रिलेशन बन जाएगा, इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव ये ज़रूरी है कि ये ट्रांजिटिव ही बनेगा। जैसे आप 1 2 ले रहे हैं और आपने 2 4 लिया है। ठीक है, 1 2 2 4 से ऑर्डर पेयर कौन सा आना चाहिए, 1 4। ठीक है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी है कि अगर आपने 1 2 लिया हुआ है, 2 4 लिया हुआ है तो फिर 1 4 को भी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप लिख लें तो फिर हमारे पास ऐसा रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। इसके अलावा भी आप बहुत सारे रिलेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेंगे। जैसे इन्होंने और भी डिफाइन किए हुए हैं, डिस्कस द टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। ये रिलेशन आप देखिएगा कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं या नहीं बनते। सेट वही है, हमने जो पहले आर डिफाइन किया था उससे डिफरेंट हम दो और रिलेशंस R1 और R2 डिफाइन कर रहे हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक,
इसी तरह से राइट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए बी सी डी, इसके ऊपर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर दी। इक्विवेलेंस रिलेशन आप दो रिलेशन लाजमी तौर पर लिख सकते हैं जिनको आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया है कि ए बी सी डी के साथ आप ऑर्डर पेयर ए बी बी सी सी और डी डी, ये रिलेशन लाजमी तौर पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और दूसरा ये है कि ये जो पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये भी एक रिलेशन है और ये रिलेशन लाजमी तौर पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप कोई सा और सबसेट भी ले सकते हैं, लेकिन आपने चेक करना होगा उस सबसेट को कि क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। उसके लिए लाजमी क्राइटेरिया ये है कि उसमें हमारे पास तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों जिसके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स सेम होते हैं। और अगर आपने ए बी को रिलेशन में लिया है तो फिर आप बी ए को भी रिलेशन में लेंगे। बी सी अगर आपने रिलेशन में लिया है तो आप सी डी को भी रिलेशन में लेंगे। ऐसी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक की हो जाएगी। और नेक्स्ट लास्ट में आपने ट्रांजिटिव को लेना है तो उसके लिए भी आप देखें कि अगर आपने ए बी लिया है, बी सी लिया है तो फिर ए सी को रिलेशन में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इस सारी कंफ्यूजन से अगर आप बचना चाहें तो लाजमी तौर पर आप एक बहुत आसान है कि आप दो रिलेशन लाजमी तौर पर लिख सकते हैं जो क्या होंगे, इक्विवेलेंस होंगे। उसमें ए बी बी सी सी डी डी एक ये रिलेशन और एक ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो सबसे आसान यही है, इनको आपको चेक करने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। ठीक, काफ़ी सारे रिलेशंस हैं, ये ज़रा कीजिएगा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं गिवन बाय आर इज डिफाइंड, ए डिफरेंस बी इज इवन। ठीक है, क्या कंडीशन लग गई है? पहले जो हमने एग्जांपल की थी उसमें ये था कि ए डिफरेंस बी एक इंटीजर हो। अब हमारे पास क्या है कि ए डिफरेंस बी एक इवन इवन इंटीजर आ जाए और ये ए और बी के ऊपर मॉड वैल्यू लगी हुई है, मतलब कि हमने इसकी मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाती है तो हमने उसके आंसर को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, जैसे कि -2 एब्सोल्यूट वैल्यू -2 अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास उसका आंसर कितना आता है 2। ठीक, शो डेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये हमारा सेट है ना 1 2 3 4 5, इसमें से क्या कंडीशन आ रही है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स 2 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is related to any element of 2 4। ये हमें बात किस तरह से पता चल रही है, ये देखें, ये ये हमने इसी का एक सबसेट लिखा है 1 3 5, ये जो सेट ए है इसके ऑड नंबर्स को हमने अलग कर दिया और इसके इवन नंबर्स को हमने अलग कर दिया। 1 3 5 के साथ एक सेट बना लिया और एक सेट बना लिया 2 4 के साथ। क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि 1 3 5 इसके एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेट हो सकते हैं, मतलब इसके एलिमेंट के दरमियान रिलेशन मौजूद हो सकता है। कौन सा रिलेशन? जो ये रिलेशन गिवन है। ठीक है, इसी तरह से जो 2 4 है इसके एलिमेंट भी इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1 यहाँ से ले लें और यहाँ से आप 2 ले लें, इधर से 3 ले लें और इधर से 4 ले लें। इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि एक रीज़न हमारे पास मौजूद है कि अगर आप दो और नंबर का डिफरेंस कैलकुलेट करें तो आंसर एक इवन नंबर आता है, या दो इवन नंबर का आंसर का डिफरेंस आप कैलकुलेट करें तो आंसर एक इवन नंबर आता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर आपके पास ऑड हो और एक नंबर आपके पास इवन हो, मतलब कि यहाँ से एक ऑड नंबर ले लें, यहाँ से एक इवन नंबर ले लें, इनका आप डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो कभी भी एक इवन नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये कंडीशन इवन नंबर के लिए, रिलेशन हम इवन नंबर्स के लिए करना चाहते हैं, हमारे पास आंसर में एक इवन नंबर आना चाहिए, तो हमारे कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा मौजूद नहीं होगा कि आप एक नंबर ऑड ले लें और एक नंबर इवन ले लें। ठीक है, ये इसका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें। ठीक, यहाँ पर टाइम ख़त्म हो रहा है, हम इसको वाइंड अप करेंगे।